मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा बहुत लेक्चर हो गए हैं, जिसके हमने स्टार्ट भी कर दिया है। और हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये मैं आपको इसलिए बार बार याद दिलाती हूँ ताकि आप जो हिस्ट्री का सीक्वेंस ना भूले, क्योंकि हिस्ट्री में है ना सीक्वेंस की बहुत ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। इसलिए मैं आपको रोज़ ये रिवीजन करवाती हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन भागों में सुविधा पढ़ने की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा। उसके बाद हमने पाषाण काल पढ़ा, ताम्र पाषाण काल पढ़ा है ना, उसमें भी पाषाण काल में भी तीन, निम्न पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ये सब चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है ना, वैदिक सभ्यता पढ़ी। उसके बाद हमने महाजनपद काल पढ़ा है ना। महाजनपद काल के बाद क्या हुआ, मगध का उत्कर्ष हुआ ना। ये मगध का उत्कर्ष कब हुआ, 600 BC में हुआ। क्या है, 600 BC। तो हम मगध के उत्कर्ष में हमने तीन वंशों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ा है ना, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा, फिर नंद वंश के बारे में है ना। ये तीन वंश क्या है, मगध में शासन किया है ना इन तीनों वंशों ने। उसके बाद ये क्या है, 600 BC के आसपास का समय पढ़ रहे हैं। 600 BC में हमारा क्या हुआ था, जो धार्मिक संप्रदाय है उसकी स्थापना हुई है ना। धार्मिक संप्रदाय की स्थापना हुई थी, जिसमें क्या थे, जैन थे, बौद्ध थे, शैव धर्म थे है ना। इन जो धार्मिक संप्रदाय, इन सब की स्थापना हुई थी। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, जो 600 ईसा पूर्व है उसके उस समय सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक घटना क्या थी है ना। क्या पढ़ेंगे हम 600 BC में, क्या सामाजिक, हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी है ना, आर्थिक स्थिति क्या थी है ना, धार्मिक स्थिति क्या थी, और राजनीतिक स्थिति क्या थी है ना, राजनीतिक स्थिति क्या थी है ना। और इसमें हम फिर देखेंगे कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होने के कारण क्या है, ना, धर्मों के उदय होने के कारण कि जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनका उदय क्यों हुआ ना आखिरकार। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि 600 BC में जो लोगों का सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी है ना। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था देखेंगे, स्त्रियों की दशा देखेंगे, अस्पृश्यता का प्रचलन देखेंगे है ना, और छुआछूत है ना, और दासों की स्थिति देखेंगे है ना। हमने अभी तक जितने, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति देखी, तो उसमें भी हमने स्त्रियों की दशा देखी, वर्ण व्यवस्था देखा है ना। ये सब, उस समय दास नहीं थे तो हमने दासों की स्थिति के बारे में नहीं पढ़ा है ना, धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा। ऐसे ही हम जो 600 BC में लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था ये देखते हैं ना। वर्ण व्यवस्था में क्या था, वर्ण 4 प्रकार के थी। हमने अभी तक जितने भी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता उसमें भी 4 ही थे, पर उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं थे ना। वैदिक सभ्यता में भी हमने यही चीजें पढ़ी है ना। तो 600 BC में भी क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है ना। ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग, क्षत्रिय योद्धा वर्ग के होते हैं, वैश्य व्यापारी वर्ग के, और शूद्र इन तीनों की सेवा करने वाले। और ये क्या हो गया, जन्म के आधार पर। ये स्थिति हमने जन्म के आधार पर कहाँ से देखने को मिली, ये उत्तर वैदिक काल से हमको देखने की मिली। क्या है, उत्तर वैदिक काल से जो जन्म के आधार पर हमको स्थिति देखने को मिली। उससे पहले क्या थी, कर्म के आधार पर थी। क्या है थी, कर्म के आधार पर। जैसे जैसे लोगों की विचार करने की क्षमता बढ़ी, उन्होंने क्या, ये जन्म के आधार पर मान लिया। वैसे तो ये कर्म के आधार पर ही थी है ना। उसके बाद स्त्रियों की दशा में क्या हो गई, लगातार गिरावट आ गई। ये स्त्रियों की दशा में लगातार गिरावट कहाँ से देखने को मिली, ये भी हमको उत्तर वैदिक काल से जो गिरावट है वो देखने को मिली है ना। लगातार गिरावट, और सती प्रथा का प्रचलन हो गया। क्या हो गया, सती प्रथा का प्रचलन हो गया। सती प्रथा मतलब अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी भी मृत्यु कर देना है ना, ताकि मतलब उनकी पति की मृत्यु हो गई तो उनकी भी होना ही है ना। ये प्रथा प्रचलन में आ गई थी कब, 600 BC में है ना। और इसी कारण शायद क्या, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या हुआ था, उदय हुआ था है ना। तो स्त्रियों की दशा में लगातार क्या हो गई थी, गिरावट आने लगी थी है ना। अस्पृश्यता का अंत क्या हो गया था, छुआछूत का प्रचलन हो गया था है ना। ज्यादा लोग क्या करने लगे, छुआछूत को मानने लगे। अब क्या होने लगा, जैसे
जो हम पहले क्या करते थे, कुओं से पानी भरते थे, है ना। तो क्या करने लगे, जो कुओं पर है सिर्फ जो वैश्य लोग हैं, वैश्य लोगों का था ना, और ब्राह्मण वर्ग के लोगों का था ना, ये सब चीजें इनके लिए थी। और शूद्रों को इससे क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। उनके लिए अलग कुएं थे, उनके लिए अलग स्कूल की व्यवस्था की गई थी, है ना। की गई थी अलग स्कूल की। पहले क्या होती थी, जो वेदशाला, वो जो पाठशाला होती है ना, पाठशाला बोलते थे, है ना। तो क्या ब्राह्मण के यहाँ पे इन लोगों को पढ़ने की क्या इजाजत नहीं थी, किनको, शूद्रों को, है ना। तो अस्पृश्यता का प्रचलन अधिक हो गया था। और दासों की स्थिति क्या थी, दासों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। अब जो दास है वो क्या करने लगे थे, कृषि कार्यों में लगाए जाने लगे थे। क्या करने लगे थे, दास क्या करने लगे थे, कृषि कार्यों में लगाए गए थे ना। अब इसके बाद हम धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। धार्मिक जीवन में क्या, आश्रम व्यवस्था देखेंगे, 16 संस्कार देखेंगे, 8 विवाह देखेंगे और पुरुषार्थ देखेंगे, है ना। आश्रम व्यवस्था हमने उत्तर वैदिक काल में भी देखा था, है ना, जिसमें हमने केवल तीन आश्रमों के बारे में पढ़ा था, जिसका उल्लेख किसमें किया था, छंदोदय उपनिषद में, है ना। छंदोदय उपनिषद में किसका वर्णन किया था, 3 आश्रम का, जिसमें ब्रह्मचर्य, है ना, गृहस्थ आश्रम है और वनास्त्र आश्रम है ना। इसके बारे में मैं बताऊंगी कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो कितने वर्षों से कितने वर्षों तक रहा ना। गृहस्थ आश्रम ये कब से कब तक रहा ना। वानप्रस्थ आश्रम ये कितने वर्षों तक रहा। और संन्यास आश्रम, है ना, जो हमने 600 BC में किया, हमें संन्यास चौथा आश्रम देखने को मिला, जिसका उल्लेख, ये चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें किया, जवाली उपनिषद में, है ना। और जो आश्रम व्यवस्था है वो 1 ईयर से लेके आपके 100 वर्ष तक की आयु तक का वर्णन किया गया है। कितने वर्ष तक की, 100 वर्ष तक की, है ना। क्योंकि पहले जो थी तो आयु की क्या थी, 100 वर्ष तक लोग मृत्यु उनकी नहीं होती थी, है ना। इसका उल्लेख किसमें किया, जवाली उपनिषद में। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख किसमें किया, तो जवाली उपनिषद में। और जो तीनों का उल्लेख किया वो छंदोदय उपनिषद, है ना। तो आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा कि छंदोदय और जवाली उपनिषद, है ना। बाकी 16 संस्कार में क्या है, गर्भधान है, पुंसवन है ना, सीमांतोन्नयन है ना। ये बहुत कितने 16 संस्कार है। इसके बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। जो वैदिक साहित्य है उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगी। ये जैन, आपका बौद्ध, जैन और ये सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरा एक लेक्चर रहेगा, तो मैं इसको सब चीज़ें, आपका जो भी है आश्रम व्यवस्था है ना, संस्कार है, विवाह है, इन सबको इन डिटेल में पढ़ाऊंगी ना। इसके बाद 8 विवाह है, जिसमें प्रचलित विवाह और प्रचलित विवाह नहीं, है ना। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया उत्तर वैदिक काल में, जिसमें मैंने इसको इन डिटेल आपको बताया। प्रजापति विवाह क्या होता है, ब्रह्म विवाह क्या होता है, देव विवाह क्या होता है, आर्ष विवाह क्या, देवों से विवाह करने वाला विवाह क्या, देव विवाह होता है ना। प्रचलित नहीं है तो कौन सा, असुर विवाह ना, अपहरण करके विवाह करना, राक्षस विवाह ना, पेचास विवाह, और ये क्या है, 4 विवाह जो प्रचलन में नहीं है ना। और 4 पुरुषार्थ भी कितने हैं, 4 है। क्या है, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष, है ना। ये क्या है, 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, तीसरा है काम और मोक्ष। ये आपके डायरेक्ट जो MPPSC का मेंस होगा, UPSC का मेंस होगा, या UPPSC का मेंस होगा, या अदर जो भी स्टेट के एग्जाम है उसके मेंस में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुरुषार्थ क्या है ना। तो पुरुषार्थ कितने, 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बस आपको 4 शब्द याद रखने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और विवाह के बारे में भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। 16 संस्कार में भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आश्रम व्यवस्था ये डायरेक्ट आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। और जो मैंने आपको ये इतना धार्मिक जीवन बताया वो आपके 6 मार्क्स और 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं ना। तो आपका आंसर आश्रम व्यवस्था लिख सकते हैं, 16 संस्कार, 8 विवाह और पुरुषार्थ, है ना। धार्मिक जीवन का अगर विस्तार से चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन आता है तो, है ना। और अगर सामाजिक स्थिति के बारे में विस्तार से बताइए तो इसका भी आप लिख सकते हैं, वर्ण व्यवस्था थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, है ना, और दासों की स्थिति क्या थी, है ना। ये सब चीजें आप अपने मेंस का आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 600 BC में क्या हमने अभी क्या देखा, इसका सामाजिक जीवन देख लिया, है ना। 600 ईसा पूर्व में क्या था सामाजिक जीवन, इसका आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन भी देख लिया हमने।
जिसमें क्या आश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार, 8 विवाह और पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा। इसमें हमने वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा है ना, अस्पृश्यता का अंत और दासों की स्थिति है ना, ये 4 पॉइंट देखे है ना इसमें। अब हम क्या पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि 600 BC में लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो क्या था, कृषि के उत्पादन में वृद्धि है ना, व्यापार वाणिज्य कैसा था है ना, नियमित मुद्रा का क्या प्रचलन हो गया था, उद्योग और शिल्प कैसे थे है ना, और द्वितीय नगरीकरण की स्थापना हुई थी। प्रथम नगरीकरण कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है ना। कृषि उत्पादन में क्या हो गई थी, वृद्धि, जिसमें क्या धान की रोपाई के लिए पद्धतियों का क्या हो गया था, विकास हो गया था। क्या, धान की रोपाई के लिए पद्धतियों का विकास करने लगे थे ना। और कृषि कार्यों में क्या, दासों को लगाया गया था, किसको, दासों को लगाया था। और पशु हत्या को निषेध कर दिया था। क्या, पशु हत्या को क्या कर दिया था, निषेध कर दिया था। और उत्पादन में वृद्धि हो गई थी है ना। व्यापार वाणिज्य कैसा था ना, व्यापारिक मार्गों का क्या हो गया था, विकास हो गया था। जो भी अन्य मार्ग है उनका अच्छे से विकास हो गया था। और जिसमें प्रमुख बांधरगढ़ के कौन से थे, ताम्रलिपि और भड़ोज। भड़ोज कहाँ पे, हमारा गुजरात में। और ताम्रलिपि भी यहाँ पे ही है, गुजरात के साइड है ना। ये भड़ोज भी कहाँ है, गुजरात में है ना। नियमित मुद्रा का प्रचलन हो गया था। आहत मुद्रा का प्रचलन हुआ था, किसे, क्या, आहत मुद्रा का प्रचलन हो गया था। क्योंकि पहले क्या था, जो मुद्रा पहले क्या, वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, वस्तु विनिमय है ना, वस्तु विनिमय का माध्यम था ना, वस्तु विनिमय था है ना। जो मुद्रा का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय था। अब क्या हो गया था, आहत मुद्रा का प्रचलन हो गया था। मतलब पहली बार पूंजी बाजार का विकास हुआ था ना। क्या हुआ था, पहली बार बाजार का विकास हुआ था ना। उद्योग व शिल्प, जिसमें श्रेणी संगठन बनाने से में विकास हुआ था है ना। जिसमें उद्योगों की जो श्रेणी, उनको क्या बोलते थे, श्रेणी बोलते थे है ना। और द्वितीय नगरीकरण का क्या हो गया था, विकास हो गया था। गंगा घाटी के लोह युगीन द्वितीय नगरीकरण में चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा था है ना। क्या, लोह युगीन जो विकास, उसके विकास से क्या हो गया था, चांदी के सिक्कों का प्रयोग हो तो क्या होने लगा था, आर्थिक स्थिति में द्वितीय नगरीकरण की स्थापना हुई थी। प्रथम कौन था, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ना। अब इसके राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे तो क्या, गणतंत्रों का उदय हो गया था, मगध का उदय हुआ था ना, 16 महाजनपदों का उदय है ना। तो ये 3 पॉइंट आपके रहेंगे कि गणतंत्रों का उदय में क्या, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बौद्ध और जैन धर्मों से मिलती है। जिसमें प्रमुख क्या है, बज्जी है, मल है, मगध है ना, अंग है, ये सब क्या है, प्रमुख क्या है, गणतंत्र है ना। और मगध का उदय हुआ था ना। मगध में क्या, वैसे तो क्या सबसे ज्यादा 16 महाजनपदों में से एक अवंती का हुआ था और दूसरा मगध का हुआ था। पर सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किसने किया था, मगध ने किया था है ना। और क्या 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसकी जानकारी क्या हमें बौद्ध व जैन ग्रंथों से मिलती है। कहाँ से मिलती है, बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है ना। जिसमें क्या 16 महाजनपदों में क्या राजतंत्रात्मक शासन था और 2 महाजनपदों में क्या था, गणतंत्रात्मक शासन था। क्या था, 16 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन था, मतलब राजा का शासन था। और 2 महाजनपदों में क्या, गणतंत्रात्मक शासन था, मतलब लोगों का शासन था ना। वहां पर लोग डिसीजन लेते थे। और 14 महाजनपदों में क्या था, राज। तो हमने क्या देखा आज के लेक्चर में, जो 600 BC में क्या हुआ था, हमारे धार्मिक स्थिति क्या थी है ना, धार्मिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी है ना, उसके बाद राजनीतिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति क्या थी है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि द्वितीय नगरीकरण का उदय कैसे हुआ है ना, और विभिन्न धर्मों का उदय कैसे हुआ, और जिसमें हम जैन धर्म के बारे में प्रमुख पढ़ लेंगे है ना। उसके बाद हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो भी अन्य धर्म है उसके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे।